Assalamu alaikum and hello friends. I am Farhan Mir, a trader, trainer, investor and a financial advisor. Welcome back to our channel. हर जगह दोस्तों एक खबर है कि इस मार्केट में 2008 जैसी करेक्शन आने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाली है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2008 और 2023 में क्या टेक्निकली एंड फंडामेंटली सिमिलैरिटीज हैं एंड डिफरेंसेस हैं और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये मार्केट में 2008 जैसा क्रैश बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मार्केट है वो 2016 की तरह है। मतलब 2016 में क्या हुआ था और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है 2017, उसमें क्या इन्वेस्टर लोगों का, ट्रेडर लोगों का पैसा बना था, इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट ग्लोबल मार्केट्स देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके ये देखने की कोशिश करेंगे कि बहुत शॉर्ट टर्म में, अगले हफ्ते में, 10-15 दिन में ये मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये बहुत ही छोटा पावरफुल वीडियो होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पिछले 1-1.5 सालों में क्या दोस्तों आपने एक भी ऐसी खराब खबर सुनी है जो इंडिया स्पेसिफिक हो? खराब खबरें तो रोज ही इस मार्केट में आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम हमारी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम या तो यूएस से ट्रिगर हो रही है, या तो यूरोप से ट्रिगर हो रही है, या तो रशिया से ट्रिगर हो रही है। मेन जो मुद्दा चल रहा है इन्फ्लेशन का, वो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कोविड के बाद से। कोविड के बाद से जो यूएस फेड ने और यूएस ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, वो एक्चुअली तरीका बहुत ही गलत था, जिसके साइड इफेक्ट्स आज भी हम लोग झेल रहे हैं और जिसकी वजह से मार्केट में बुरी तरीके से प्रॉब्लम चालू है। अब आज की जो मार्केट की सिचुएशन है ना, 2000 लोग उसे 2008 से कंपेयर कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है। 2008 में जो क्रैश आया था मार्केट में, वो ट्रिगर हुआ था बैंकिंग सिस्टम की वजह से। इन्वेस्टमेंट बैंकर लेमन ब्रदर कोलैप्स हो गया था, जिसकी वजह से ये पूरा जो मार्केट है वो क्रैश हो गया था 2008 में। अब अगर इसको मैं 2023 से कंपेयर करूं तो सिंपल सी बात है, लास्ट 2 हफ्ते में लास्ट 2 हफ्ते में 5 बैंक कोलैप्स हो चुके हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, सिल्वर गेट बैंक, क्रेडिट स्विस बैंक एंड सिग्नेचर बैंक। तो ये 5 बैंक कोलैप्स हुए, तो लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि 2008 और 2023 में डिफरेंस क्या है। 2008 में जो बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुआ था ना, उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि बैड लोन्स। इसका मतलब है ऐसे लोगों को या ऐसी इंस्टीट्यूशन को लोन दिया गया था जिनमें लोन रीपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं थी। उसको बोलते हैं एनपीए, सब प्राइम बोरोवर्स को लोन दिया था। और जब उन्होंने डिफॉल्ट किया, इसकी वजह से लेमन ब्रदर का बैंक कोलैप्स हो गया। अब अगर आप इसको 2023 से कंपेयर करें तो पहले समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। वैसे तो 5 बैंक क्रैश हुए, लेकिन हम लोग समझते सिलिकॉन वैली बैंक के एग्जांपल से। हुआ क्या था दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक है ना, उसका जो मेन कारोबार है वो बेसिकली स्टार्टअप्स के साथ है। तो 2020 में जब कोविड आया तो यूएस ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट रेट को जीरो कर दिया, बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया। इसकी वजह से स्टार्टअप लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, तो स्टार्टअप्स ने क्या किया, अपने पैसे को डिपॉजिट कर दिया। अब स्टार्टअप्स ने अपने पैसे को सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब सिलिकॉन वैली बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब वो पैसा क्या करेगी, इन्होंने क्या कर दिया, सबसे सबसे उन्होंने सोचा कि अब स्टार्टअप वाले तो पैसा ले नहीं रहे, मार्केट में इतना ज्यादा पैसा है, तो इस पैसे का क्या करूं जितना उनके पास डिपॉजिट आया। इन्होंने सबसे सेफ ऑप्शन पकड़ा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीद ली, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज खरीद ली। अब सीन ऐसा है, एंड दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन। आप अगर बॉन्ड, गवर्नमेंट की बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो इससे सेफ क्या हो सकता है। इसके बाद क्या हो गया कि यूएस ने अपनी इन्फ्लेशन को बढ़ाया, कंटिन्यूअसली बढ़ा रहा है। 2020 में जहां इंटरेस्ट रेट 0% था, वो अब चल के 2023 में 4.75% तक हो गया। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना, तो बॉन्ड के रेट्स कम हो जाते हैं। तो जो सिलिकॉन वैली ने जो बॉन्ड मान लेते 100 रुपए में खरीदा था, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे उनके बॉन्ड के रेट घटने लगे, तो 100 रुपए का बॉन्ड हो गया 95। बट प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको अपने नॉर्मल जो शेयर्स होल्ड करते हैं उसके नजरिए से समझिए कि आपने कुछ 100 रुपए में चीज खरीदी है, अब वो 95 हो चुकी है। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट तो आपके आ ही जाएंगे। तो जो सिलिकॉन वैली के बैंक के पास जो सिक्योरिटीज थे वो भी अच्छे थे, क्योंकि यूएस के थे, तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए, गवर्नमेंट बढ़ाने लग गई, इनके बॉन्ड के रेट घटने लगे, लेकिन इन्होंने होल्ड कर दिया। ऐसे में क्या हुआ, कुछ डिपॉजिटर्स आए और इन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। अब जैसे ही पैसा विड्रॉ कर लिया, तो अब इनके पास सिलिकॉन वैली बैंक के ऑप्शन क्या बचते हैं, इनको जो अपने बॉन्ड्स थे वो लॉस में बेचने पड़ गए। और जैसे इन्होंने लॉस में बेचा, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर विड्रॉ करना है तो 95 हो 90 हो जो भी हो, विड्रॉ तो करना ही है। तो जैसे ही इन्होंने लॉस में विड्रॉ कर दिया, मार्केट में खबर पड़ गई कि सिलिकॉन वैली बैंक ने पैसा इशू किया, बॉन्ड को नुकसान में बेच के लोगों में ना हलचल मच गई और लोगों ने वहां से पैसा निकालना चालू कर दिया, और इसी की वजह से जो सिलिकॉन वैली बैंक क्रैश हो गया। अब इसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। गवर्नमेंट ने इन 5 बैंक को ना बेल आउट कर दिया। बेल आउट कर दिया का क्या मतलब होता है कि उन्होंने बोल दिया भाई जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा सेफ है, आइए और अपना पैसा लेके जाइए।
तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जो भी 2008 के क्राइसिस से सीखा था उसको इंप्लीमेंट कर दिया और इस बैंकों को बचा लिया। तो ये पूरा मसला है 2023 का। तो अगर आप देखोगे तो 2008 में जो प्रॉब्लम थी वो थी कि जो लोग को लोन दिया था वो लोन रीपे करने के काबिल नहीं थे, और यहाँ पे जो लोन है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में है जो कि 100% सिक्योर है। इसके लिए 2008 और 2023 में मुझे लगता है कि फंडामेंटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये जो लोन है ये सिक्योर लोन है और इनको बैंक बचा लेगी। और दोस्तों गवर्नमेंट ने समझ भी लिया है कि 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो रही है। अब ये तो हो गए फंडामेंटल रीजन। अब हम लोग टेक्निकल रीजन देखते हैं कि क्यों 2008 जैसी मंदी आने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो ये आपके सामने निफ्टी का रिसेंट चार्ट है। आप देखिए कि ये जो टॉप पे मार्केट जो कंसोलिडेट कर रही है, अगर मैं आपको इस पे डेली चार्ट बताऊं तो आप देख सकते हो कि पिछले करीब करीब 1.5 साल से मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो यही डिफरेंस है। आप समझिए कि मार्केट में सबसे बड़ा क्रैश कब आता है? मार्केट में क्रैश तब आता है ना जब ये लोगों के सेंटिमेंट्स एक्सट्रीमली हाई हो, जब सब लोगों के पास स्टॉक्स हो, सब लोग मार्केट में पार्टिसिपेंट कर रहे हो। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है ना, इतना डरा और सहमा सा माहौल है ना कि यहाँ पे पैनिक का तो कोई सवाल ही नहीं आता। अब आप समझिए कि मार्केट ने ऑलरेडी इतना पीटा हुआ है ना लोगों को कि भाई अब मार ले, अब कर ले जो करना है, ऐसी हालत हो चुकी है। अब मुझे खुद बताइए, यहाँ से अगर मार्केट 10% भी गिर जाती है और ठीक है, तो क्या आप अपने स्टॉक्स को डर के बेचोगे? नहीं, क्योंकि आप यूज टू, अब आपने देखना ही छोड़ दिया इस मार्केट में। अगर इसी सिचुएशन को अगर आप 2008 से कंपेयर करोगे तो ये सिचुएशन है 2008 की। ये देखिए 2008 में मार्केट बेसिकली अपने आप को ना टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन में करने को तैयार था। टॉप के आसपास आप देखिए बिल्कुल भी कोई भी कंसोलिडेशन नहीं हुआ था। तो ये बताता है कि मार्केट ने 2008 में अपने आप को प्राइस वाइज करेक्ट करने की सोची थी। यहाँ पे सेंटीमेंट एक्सट्रीमली हाई थे और सब लोगों के पास स्टॉक्स थे। वेरेज अगर हम 2023 की बात करें तो आप देखिए कि ऐसे माहौल में ना बड़े क्रैश नहीं आते। बड़े क्रैश तब आते हैं जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन ना हो। दिस इज मोर ऑफ अ टाइम वाइज करेक्शन। तो ये देख के ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से और ज्यादा फर्दर गिरने को तैयार नहीं है। और इसी दौरान में अगर आप सेंटीमेंट देखें, ये देखिए कि स्मॉल कैप इंडेक्स है। अब स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से 25% डाउन है। तो जब 25% डाउन है, लोगों को बाइंग इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्रैश कहां से आएगा? और वही केस में अगर मैं 2008 में देखूं तो ये देखिए 2008 में देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे। तो बहुत बड़ी अगर करेक्शन आनी है तो मस्ट कंडीशन है कि उसके पहले बहुत बड़ी चाल हो। ये देखिए इतनी बड़ी चाल के बाद ये करेक्शन आई हुई है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे चाल होने के बाद अगर ये पॉइंट से मार्केट गिरती यहाँ से तो करेक्शन का चांस था। बट मार्केट ने अपने आप को ना बेसिकली टाइम वाइज करेक्शन करने को प्रिफर किया हुआ है। तो हम लोग को मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ से डाउनफॉल मेरे को अभी फिलहाल इस मार्केट में नहीं दिखती है। अब जो दूसरा हाहाकार मचा है कि यार मार्केट ने 200 डेज मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, उसके नीचे ट्रेड करे, इसलिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि ये टाइप की सिमिलर सिचुएशन एक बार पीछे जाके देखने की कोशिश करते हैं कि कब हुआ था। अब आप देखिए एग्जैक्टली थोड़ा सा मैं आपके सामने पीछे चलता हूं और आप देखिए अब आप ये सिचुएशन ना यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए मार्केट यहाँ पे 200 डेज, ये 2015-16 की बात है, मार्केट यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आई। एग्जैक्टली आप देखिए एक छोटा सा यहाँ पे एक बॉटम बन गया, राउंडिंग बॉटम, एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बन गया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास आई। उसके बाद मार्केट गिरी, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आई। अभी तक की पूरी सिचुएशन आप एनालाइज कीजिए, मार्केट गिरते भी आई, एक छोटा बॉटम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनाया, एक बड़ा बॉटम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे बनाया। उसके बाद मार्केट ने क्रॉस किया, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास गई, वहां से मार्केट नीचे गिरी और 200 के नीचे आ गई। अब ये सेम सिचुएशन देखते हैं कि क्या ऐसा निफ्टी में अभी भी हो रहा है क्या। ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आई, एक छोटा बॉटम इसने यहाँ पे बनाया, ये देखिए छोटा बॉटम बनाया, अगेन बॉटम बनाया, उसके बाद मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास गई और 200 के नीचे आ गई। अब यहाँ से क्या पॉसिबिलिटीज होने की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि इस मार्केट में 3 पॉसिबिलिटीज तो हमेशा अवेलेबल होती है। एक पॉसिबिलिटी तो ये होती है कि मार्केट यहाँ से सीधा सीधा ब्रेकडाउन कर दे और नीचे चली जाए, जिसका चांसेस मुझे बहुत ही कम लग रहा है। दूसरा केस ये होता है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और तीसरा केस होता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर दे। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो 22 मार्च की जो फेड की पॉलिसी है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी में ना बहुत ज्यादा एक्चुअली कंफ्यूजन है। उसका रीजन क्या है? अभी कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है, क्योंकि देखो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर यूएस इंटरेस्ट रेट वहां पे बढ़ाना बंद कर दे तो हमारी मार्केट यहाँ से चल जाएगी। अब अगर नॉर्मल हालात में यूएस
अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कम कर देता। 22 मार्च में अगर वो बोलता नहीं नहीं इंटरेस्ट रेट हम लोग नहीं बढ़ा रहे बिकॉज महंगाई इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में, तब तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत पॉजिटिव था। बट अब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, अगर इस बार यूएस अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाता है तब प्रॉब्लम क्या पता चलती है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था ना कंटिन्यूअसली, उसी का तो मेन इशू ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है ना वो कोलैप्स के चक्कर में कोलैप्स हो गया। इसका मतलब है जो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट का साइड इफेक्ट वहां पे दिखने लग गया। अब अगर यूएस यहां से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता है तो उसका क्लियर मतलब ये समझ आता है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। तो इस डैमेज की वजह से यूएस अपने आप को पीछे ले रहा है। अब इसको मार्केट हो सकता है निगेटिव ले ले, अब कैसे लेगी वो तो मेरे को नहीं पता, बिकॉज अगर नॉर्मल टाइम पे नहीं पढ़ा था तो पक्का पॉजिटिव था, बट अब अगर ना बढ़ा है तो पता नहीं इस मार्केट कैसे लेगी। और दूसरा ये भी बन रहा है कि चल ठीक है यार, जो होना था हो गया, बैंक्स कोलैप्स हो गए, अब तू मत बढ़ा। अब दूसरा क्या है कि भाई यूएस आके बोल देवे कि यार ठीक है यार, जो है बैंकिंग का सिस्टम तो मैनेज कर लेंगे हम लोग, बट इन्फ्लेशन हमारा मुद्दा है तो हम लोग यहां से बढ़ा लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा लेते हैं। तो ये क्या सिचुएशन बन रही अब अपने को 22 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वी आर यूएस इज एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.75%। इसका मतलब है यहां से बहुत ज्यादा इनके ऊपर जाने का चांस नहीं है, एक दो रेट हाइक में काम हो जाएगा। तो जब 2 रेट हाइक में काम होना है तो इसका क्लियर मतलब है कि या तो मार्केट ने अपनी बॉटम लगा ली है या तो मार्केट बहुत जल्दी लगा लेगी। क्योंकि अगर ऐसा होता कि यार आगे 8-10 रेट हाइक और होने हैं तब तो ये मैं मान लेता कि यहां से एक ब्रेकडाउन हो जाए और हो सकता है कि ये लेवल मार्केट वापस दिखा दे। बट जब 2 ही इंटरेस्ट रेट हाइक यहां से बाकी हैं या शायद वो भी ना हो बिकॉज ऑफ ये बैंकिंग कोलैप्स, तो हो सकता है कि मार्केट ने अपनी बॉटम लगाई। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटीज हमारे लिए बन रही है तो क्लियर है, ये देखिए 200 के नीचे आए। अब 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो कुछ 22 मार्च को मार्केट कुछ अच्छा बोल देवे, क्योंकि अब क्या है कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए ना कुछ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज लोग लेंगे ये तो आप भूल जाइए, मतलब हिम्मत ही खत्म हो चुकी है, मतलब कुछ भी बोल ले। मतलब मेरे वीडियोस के व्यूज देख के मैं समझ आता हूँ कि लोगों को क्या सेंटीमेंट है, क्योंकि लोगों को पता है ये आएगा कुछ अच्छी बातें बोलेगा, पॉजिटिव बोलेगा, अरे छोड़ना कुछ हो नहीं रहा मार्केट में, इसके क्या वीडियोस देखना। मेरे व्यूज बढ़ने लग जाते हैं, मार्केट चलने लग जाती है। तो इतना बुरा सेंटीमेंट है ना। तो अब आप समझिए कि लोग तो लेंगे नहीं। अब होगा कब, जब ट्रिगर कब बदलेगा, जब कुछ अच्छी न्यूज आएगी। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटीज है, यहां तो एक्चुअली 3 ही है देखा जाए तो, इसको ब्रेक डाउन करके ये लेवल पे आ जाए, जिसके चांसेस मैंने ऑलरेडी बताए हुए कि मुझे लगता है बहुत कम है। अब या तो सीधा सीधा मार्केट यहां से निकल जाए और सीधा सीधा ऊपर चल जाए, लेकिन अब फिलहाल देख के वो चीज की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है बिकॉज थोड़ा सा सिस्टम में प्रॉब्लम दिख रही है। तो चांसेस क्या है, तो एग्जैक्टली वही होने की पॉसिबिलिटीज हैं जो 2016 में प्ले आउट हुआ था। वो ये हो सकता है कि मार्केट यहां से एक बार बाउंस ले ले, ये देखिए यहां ऊपर गई, नीचे आई, उसके बाद एक बार बाउंस ले 200 ईएमएस तक, वापस नीचे आ जाए, एक काइंड ऑफ डबल बॉटम बना ले और फिर मार्केट निकल जाए। ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। इसका मतलब है कि मार्केट अब यहां से एक बार बाउंस लेके ये लेवल तक चली जाए 17,500 के आसपास, फिर वहां से गिर जाए और हो सकता है ये लो को थोड़ा सा ब्रेक कर दे या इसी के आसपास आ जाए और फिर वहां से निकल जाए। और अगर ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं कि पूरी 62% की रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाती है। ये देखिए 62% की जो रिट्रेसमेंट है वो करीब करीब 16,600 के आसपास आती है। तो हो सकता है मार्केट एक बार 17,500 तक चली जाए, फिर नीचे आ जाए और 16,800 तक आ जाए और फिर यहां से टर्न ले ले। तो मार्केट के लिए अब 2 क्या पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटीज तो लग रही है कि सीधा निकल जाए और दूसरी पॉसिबिलिटीज रखती है कि एक डब्ल्यू रिकवरी करके मार्केट यहां से निकल जाए। अब और अगर आप सिमिलरिटीज देखना चाहो तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी करेक्शन है वो चालू हुई थी करीब करीब, ये देखिए ये चालू हुई थी जनवरी 2015 में और जो उसका ऑल टाइम हाई था वो कट गया था 2017 में, जनवरी 2017 में। मतलब ये पूरी करेक्शन 2 साल की थी। और अगर आप इसको प्राइस वाइज भी चेक करेंगे ना, प्राइस वाइज अगर आप इस करेक्शन को चेक करते हैं तो करीब करीब 25% के आसपास की करेक्शन थी। मतलब 25% की करेक्शन और 2 साल का टाइम। अब अगर हम लोग यहां देखते हैं, अगर उसी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो कि ये जो करेक्शन है वो हुई है 18% की करेक्शन, 20% की करेक्शन हो चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक बात आप समझिए कि जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है ना उतना ही ज्यादा रेस्टिंग पीरियड होता है, उतना ही ज्यादा आराम करना पड़ता है। मतलब बड़ा फ्रैक्चर हुआ तो ज्यादा आराम होगा। तो 25% की करेक्शन थी तो 2 साल लग गया। अगर 20% की करेक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है 1.5-2 साल में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को निकाल लेगी। अब ये जो करेक्शन स्टार्ट हुई है वो भी है अक्टूबर से, अब ऑलरेडी करीब करीब 1.5 साल के आसपास तो हो चुका है। तो आने वाले अगर 3-4 महीनों में 2-3 महीनों में अगर हम लोग यहाँ पे नीचे गिर के डबल बॉटम बना के इसको क्रॉस भी कर लेते हैं तो भी 1.25-2 साल की करेक्शन हो जाएगी। परफेक्ट है। 25% की करेक्शन 2 साल, यहाँ पे आपका चल रहा है 20% की करेक्शन 1.25-2 साल, एकदम परफेक्ट है। और एक सिंपल सा एक मेरे को एक बात बताओ यार, एक आप इमेजिन करो, आपको क्या लगता है ये टाइम पर अपने आप को इमेजिन करो, ये टाइम पर क्या सेंटीमेंट थे?
आज जो इतने लोग डरे हुए हैं कि यार आप कुछ भी बोल रहे हो, आ रहे हो पॉजिटिव बोल रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, मेरे को एक बात बताओ, बॉटम पे हमेशा ऐसे ही होता है। ये टाइम पे आपको क्या लगता है, क्या सेंटीमेंट रहे होंगे? हाँ, ये टाइम पे क्या सेंटीमेंट, जो जो आज आपको महसूस हो रहा है ना, जो आपको लग रहा है ना, वो सेम सिचुएशन ये टाइम पे रही होगी, सेम सिचुएशन, निगेटिविटी, सब कुछ खराब। बहुत सारे लोग तो मेरे को मैसेज फरहान में आपका सब ठीक है यार, जो बोल रहे हो सब ठीक है, लेकिन नहीं जाने वाली मार्केट ऊपर। सेम सिचुएशन यहां पे भी रही होगी, सेम सिचुएशन यहां पे भी रहेगी। और इसके बाद क्या हुआ था वो आप देख लो। अगर मैं आपको बताऊं स्मॉल कैप इंडेक्स, ये देखिए 2000, ये देखिए ये वो लेवल थे, एक मिनट, ये वो लेवल थे, ये देखिए। उसके बाद अगर आप देखोगे ना, एक साल में लोगों का पैसा हुआ था डबल, ये देखिए एक साल में 100% के ऊपर के रिटर्न बन गए थे। तो एक्सट्रीमली लो सेंटीमेंट पे अभी हम लोग हैं। अगर ये टाइम पे थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं ना अपने आप को, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आने वाले यहां से ये जब भी करेक्शन कंप्लीट हो जाए, मे बी 3 महीना 4 महीना, जब भी करेक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके एक साल में पॉसिबिलिटीज है आपका पैसा डबल हो जाए। तो वो लेवल के सेंटीमेंट यहाँ पे प्ले आउट है। तो ये टाइम ऐसा है ना जब आपको अपने आप को होल्ड करना चाहिए। बहुत ही सही लेवल पे मार्केट है। एक और न्यूज भी मेरे सामने आई कि लोगों ने अपने एसआईपी बंद कर दी है। बहुत सारे लोग ऐसे, क्यों, यही प्रॉब्लम है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि कब लेना है कब बेचना है। जब लेने का टाइम होता है तो वो बेच देते हैं, जब बेचने का टाइम हो रहा है तो लोग खरीद लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कब एंट्री करेंगे, ये देखिए बहुत सारे लोग ना यहाँ पे एंट्री करते हैं, इस दौरान पे एंट्री करते हैं। 2016 में करेक्शन खत्म हो गया, 2017 पूरा मार्केट हो गया और 2018 के टॉप में ले लिया। यहाँ पे लोग एंट्री करते हैं और नीचे कहीं जाके एग्जिट करते हैं। ये सिचुएशन अभी होने वाली है, लोग यहाँ से अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट चलने लगेगी, यहां से मार्केट में लोगों का पैसा डबल हो जाएगा। जब डबल होगा 1 साल 1.5 साल 2 साल में, जब भी डबल होगा ना, जब डबल होने वाला रहेगा लोग फिर खरीद लेंगे। और अभी यहां से निकल गए, बाहर बैठ के देखेंगे क्या हो रहा है, मार्केट चलेगी चलेगी चलेगी, वो लोग बाहर बैठ के एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ और बस देखते रहेंगे यार कब मैं भी ले लेता, मैं भी ले लेता, मैं भी ले लेता, और मार्केट के टॉप के आसपास ले लेंगे और फिर वहां से मार्केट गिर जाएगी। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है ना, उनके साथ तो यही कहानी होती है। तो भाई पूरा मैंने बहुत अच्छे से मुझे लगता है समझा दिया है, और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी हो गया, तो बाकी जल्दी से चेक कर लेते हैं कि बाकी मार्केट में क्या हाल है। हमारा मार्केट तो ऑब्वियस ही बात है कि अच्छा परफॉर्म, मतलब साइडवेज ही था ऑलमोस्ट। अगर आप उसको यूएस से कंपेयर करोगे तो जो डाउ जोन्स है वो तो साइडवेज था, लेकिन अगर आप नैस्डैक देखोगे तो नैस्डैक में तो बहुत अच्छी मूवमेंट आई। लास्ट एक वीक में नैस्डैक में करीब करीब आप देखिए 4.5% की मूवमेंट आई। डाउ जोन्स तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लैट था। हमारी मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट थी, बट जो यूरोप का मार्केट था उसमें अच्छी खासी करेक्शन आई। ये कैक 4% डाउन है, डैक्स आप देखो, डैक्स भी 4% के आसपास डाउन है, और जो यूके का मार्केट है वो भी काफ़ी 5% के आसपास डाउन है। और इसके बावजूद अगर आप देखो ना, ईसीबी ने, मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने 0.5% से रेट हाइक किया। इसका मतलब है कि वो भी कॉन्फिडेंट है कि जो बैंकिंग का प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन। उन्होंने 0.5% से हाइक किया, उसको मार्केट ने फिर निगेटिव ले लिया। अब इतनी सारी न्यूज है, अब किसको मार्केट क्या लेती है वो तो वक्त ही बताएगा। बट ओवरऑल आप देखोगे तो यूरोपियन मार्केट में गिरावट थी, हमारे मार्केट और जो यूएस का मार्केट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट थे। जो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है वो है डॉलर। डॉलर आपको पता है कि जैसे हमने बात किए थे कि एक बार इसको बाउंस लेना चाहिए, बाउंस इसने नॉर्मली लिया 105 के आसपास, अब गिर रहा है। अगर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट है डॉलर के लिए 100 रुपीज़ है। डॉलर जब भी गिरता है, ये गिर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है गोल्ड और सिल्वर में बढ़त आती है। गोल्ड में देखिए अच्छी खासी मूवमेंट हुई है, मैंने बताया भी था कि गोल्ड 60,000 के आसपास जा सकता है, ऑलमोस्ट 60,000 पहुंच चुका है। अभी भी गोल्ड में तेजी बाकी है, ऑल टाइम हाई तक गोल्ड यहां तक जा सकता है। इसका मतलब है 63,000 के आसपास गोल्ड बहुत जल्दी आपको दिख सकता है। और सेम चीज सिल्वर के साथ भी है। और अच्छी बात हमारे लिए क्या है कि क्रूड ऑयल, बिकॉज वी आर द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल यहाँ ब्रेकडाउन कर दिया बहुत पहले से, 100 यही लेवल के आसपास 120-25 से हम लोग डिस्कस करते कि क्रूड ऑयल में तो बहुत ज्यादा ऊपर जाने की जगह नहीं है, बिकॉज पूरा वर्ल्ड क्रूड ऑयल से किनारा कर रहा है। और क्रूड ऑयल में तेजी कहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये गिर के 72 आ गया है। बहुत सारी खराब खबरें, उसमें कुछ अच्छा भी हो रहा है, उस पर भी हम लोग को फोकस करना चाहिए। बाकी इंडिया विक्स तो कुछ बता नहीं रहा कि कुछ खास दर है। यूएस के विक्स में जरूर इंक्रीमेंट हुआ है, बट वो भी अच्छी खासी लिमिट में ही है। सो दैट्स इट फॉर दिस एनालिसिस। अगर मैं आपको शॉर्ट में समरी करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 22 तारीख को फेड क्या बोलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे मार्केट में क्या पॉसिबिलिटीज है, बहुत शॉर्ट टर्म में इतना गिरने के बाद वी आर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। एक बाउंस आना हमारे तय है। वो बाउंस कहां तक हो सकता है, 17,500 तक, 17,500 तक हो सकता है, हम ऐसे चले जाएं। फिर हो सकता है कि एक और डिप आ जाए और उस डिप में हम लोग शायद से 16,800 को भी नीचे क्रॉस कर ले, और हो सकता है थोड़ा और उसके आसपास एक डबल बॉटम बना के निकल सकते हैं। अभी तक इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसा बोल देवे कि मार्केट यहां से सीधा सीधा निकल जाए, डबल बॉटम ना बनाए, 17,500 वगैरह क्रॉस कर ले, इसकी पॉसिबिलिटीज भी हैं, बट अब उसकी पॉसिबिलिटीज मुझे कम लग रही है।
जैसे हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, आई वॉज बुलिश, आई एम बुलिश, बट 16,700 17,700 के नीचे मेरी 17,600 के नीचे मेरी काफी सारी पोजीशन लाइट हो गई और पोजिशनल जो मेरा व्यू है वो 17,800 के ऊपर ही इंटैक्ट है। अपने को क्या लगता है वो एक अलग बात है, अपने को क्या दिखता है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जो भी आप करें ट्रेड अपने स्टॉप लॉस के साथ करें, अपनी डिसिप्लिन के साथ करें। जब तक कोई ट्रेंड नहीं आता कोशिश करें छोटा छोटा कुछ प्ले करें, प्रॉफिट आ जाए तो ले लीजिए, क्योंकि आज जो स्टॉक 4% चला है कल वो स्टॉक 4% वापस भी गिर जाएगा जब तक के मार्केट में ट्रेंड नहीं आ जाता। और मार्केट में ट्रेंड कब आएगा? जब मार्केट 17,800 के ऊपर निकल जाएगी। तो ये पूरा दोस्तों व्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, बहुत सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए साइन अप कीजिए, अपना अकाउंट ओपन कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके साथ एक कॉल करूंगा, 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट समझेंगे और आप हमारे साथ जुड़ के थ्रू आउट दिस जर्नी आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आप सीख समझ के इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, जाइए कोर्स में एनरोल कीजिए, वहां पे डिटेल में मैं सिखाता हूँ कि कैसे मार्केट में काम होता है। सो दैट्स इट। वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह निगेटिविटी है, लोगों तक फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड सही डेटा एंड इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये सब चीजें आप लोगों तक पहुंचाएं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, मार्केट में डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम कीजिए, बिकॉज इस मार्केट में अगर कोई चीज आपको बचा सकती है तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, आपका स्टॉप लॉस है। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।